यस, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास में, और कुछ प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस हैं विच वी हैव टू रिकॉल। अपने जितनी भी ये पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में हम इन डेफिनेशंस को कर चुके हैं, बट एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री, आई थिंक ज्योमेट्री जो शुरू करते हैं दैट इज़ स्टार्ट विद पॉइंट। हम पहले जो है वो कहाँ से शुरू करें ज्योमेट्री को? ज्योमेट्री स्टार्ट्स विद अ पॉइंट। एंड व्हाट इज पॉइंट? अ नेग्लिजिबल डॉट, मीन्स एक ऐसा डॉट जो बिल्कुल नज़र ही ना आए, बहुत मामूली सा हल्का सा जब हम एक डॉट लगा देते हैं दैट इज पॉइंट, उसे हम पॉइंट कहते हैं। इट हैज़, जिसकी ना तो मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है ना। इस डॉट की ना लंबाई नाप सकते हैं, ना मोटाई, ऐसा होना चाहिए वो डॉट जैसे बिल्कुल शार्प हो। एक सुई की एज, एक नीडल की एज कैसी होती है? बहुत पॉइंटेड होती है ना, बहुत पैनी होती है। तो दैट इज नोन एज अ पॉइंट। उससे हम क्या करें? कंपास, कंपास से हम जस्ट क्या करें? पेंसिल एक पेपर पर इस तरह से कर दें तो एक क्या होता है? बहुत छोटा सा एक डॉट बन जाता है, दैट इज नोन एज पॉइंट। पॉइंट इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। सिंगल कैपिटल लेटर से इसे हम डिनोट करते हैं, यानी उसे हमने किससे, उसका नामकरण जो है वो कैसा रखना है? एक सिंगल मीन्स एक हमने यहाँ पर देखो, मैंने कई सारे डॉट बना दिए, हम 3-4 डॉट, इस डॉट को हम नाम दे देते हैं ए। अगर इसे नाम देना है तो दोबारा से फिर क्या ए ही दें? तो नहीं, हम कोई और अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेते हैं, इसके लिए हम कोई और अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई सारे डॉट्स हो तो हम उन्हें जो है वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। ये पूरा इकट्ठा है लाइन सेगमेंट। अगर हम क्या कर दें, इफ़ वी जॉइन टू डॉट्स, डॉट्स या पॉइंट विद लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ए देन इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मैंने यहाँ पर ना नीचे जो है वो कुछ ड्रॉ भी करके बताया हुआ है। 2 पॉइंट्स है, तुम देख रहे होंगे पिक्चर में 2 पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट है? ए एंड बी। ए और बी तक जाने का रास्ता जिगजैग जा रहे हैं हम तो लंबा पड़ रहा है, दूसरी बार में थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले छोटा है लेकिन फिर भी लंबा है। तीसरी वाली सिचुएशन में क्या? बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस हमने जो है वो दोनों के बीच में, हम ये कहते हैं एक स्केल से जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया है, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अच्छा, मैं इसे ना एक बहुत फटाफट से एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि जैसे असेंबली प्रेयर के लिए खड़े होते होंगे, तो प्रेयर के लिए खड़े कैसे होते हैं? लाइंस में खड़े होते हैं ना। तो लाइंस में खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? एक बच्चा आगे, फिर उसके 1 बाय 1 उसके पीछे 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 लगते रहते हैं, और लास्ट में जो है वो कौन हो जाएगा? लास्ट में भी एक बच्चा। तो हमें पता है पहले नंबर पर कौन है स्टूडेंट, उसका नाम पता है। लास्ट नंबर पे कौन है, उसका नाम पता है। तो हमने क्या किया, उन दोनों के बीच को, ये गैप को जो था वो स्ट्रेट लाइन के द्वारा ड्रॉ कर लिया है, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, मैं बार बार करूँ, हम यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है? द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसके दोनों सिरे हमें पता है, इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। एक धागा लिया हमने, छोटा सा धागा, तो उसके दोनों कॉर्नर पता है ना हमें, दोनों कॉर्नर, एक कॉर्नर को हमने नाम दे दिया ए और दूसरे कॉर्नर को हमने नाम दे दिया बी। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी रील सी है, धागा सा है। अब हमने क्या किया, इधर वाला सिरा भी और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यानी इसे इस तरफ बढ़ा रहे हैं और इसे इस डायरेक्शन में, इन बोथ डायरेक्शंस इफ़ वी एक्सटेंड, बढ़ाते चले जाएं, जिससे कहाँ तक बढ़ाते चले जाएं? इन्फिनिटी तक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें कोई इनके सिरे
नहीं मिलेंगे। छोटे जो छोटा धागा है उसके सिरे मिल जाएंगे, बहुत बड़ा धागा होगा जिसके हमने कहीं बीच में से पकड़ा हुआ है, जिसके सिरे ही हमें पता नहीं चल रहे हैं, दैट इज नोन एज लाइन। तो अब डिनोट किससे करते हैं, साथ साथ वो देखते जाएं। पॉइंट को डिनोट करते हैं सिंगल कैपिटल लेटर से, लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं विद 2 कैपिटल लेटर्स, दोनों कैपिटल लेटर्स को, और दोनों क्या हैं, उसके सिरे हैं, एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, लाइन क्या बन गई, सी द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन में क्या है, एंड पॉइंट्स पता है हमें, उनके छोर पता है, छोर किनारे, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया है, अगर इसे भी इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएं और ए सिरे को इस तरफ बढ़ाते चले जाएं तो हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा, इन्फिनिटी तक बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, अंत पता नहीं अंतहीन है, तो उसे हम कहेंगे लाइन, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और उसके ऊपर इस तरह से एरो मार्क कर देंगे, या सिंगल, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल स्मॉल लेटर, एक सिंगल, अगर हमें एक ही से काम चलाना है तो वी कैन यूज सिंगल स्मॉल लेटर ऑल्सो, एल एम पी एस एन आर, कोई भी हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वी कैन टेक दीज ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रे। रे क्या है, अ रे इज अ लाइन विच हैज़ डेफिनेट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके पास एक इनिशियल पॉइंट तो हमें पता है लेकिन वो ख़त्म कहाँ पर हो रही है वो हमें नहीं मालूम है। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ रे ऑफ सन, रेज जो कहाँ से निकलती हैं, सन से निकलती हैं, उनका क्या पता हमें, हमें उनका ये तो पता है कि कहाँ पर, लेकिन हमें जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन वो उनका अंत सिरा नहीं मालूम होता। इसी तरह से बल्ब, बल्ब में से रोशनी जो है वो एक रे के रूप में ट्रैवल कर रही है, ये आपके साइंस में भी आएगा कि लाइट ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ रेज, तो यहाँ पर वो वाला एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। इसका देखो एक सिरा, ये सिरा हमें पता है, स्टार्टिंग सिरा पता, और ये अब ये इनफाइनाइटली बढ़ा दी गई है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ाई है। अगर दोनों डायरेक्शंस में बढ़ाएंगे तो लाइन, अगर एक डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो वो हो गई हमारी रे। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एंगल, टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस वे में है मैं अभी बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 रेज ली हैं, एक रे हमारी है रे ए सी और दूसरी रे है हमारी रे ए बी, तो दोनों की दोनों जो हैं ये वाली रे और ये वाली रे का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट है, दे मीट एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इसकी 2 आर्म्स हैं, रेज हैं, कौन कौन सी, ए बी एंड ए सी। यानी अगर हम एंगल के बॉडी पार्ट्स की बात करें तो एंगल में क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसकी 2 भुजाएं होती हैं, 2 साइड होती हैं, और उनके नाम हमने रखे ए बी और ए सी, और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स भी कह सकते हैं, कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज ए। तो एंगल इज नेम, अब ये नेमिंग इम्पॉर्टेंट है बेटा, मैंने यहाँ पर अलग अलग 3 तरीकों से नेमिंग की है, 1 बाय 1 देखेंगे। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एंगल, बच्चे 10th तक भी आ जाते हैं, मैं इतने बड़े ब्लंडर ही कहूँगी उन्हें, पता नहीं वो कैसे करते हैं, मुझे तो नहीं मालूम कैसे करते हैं, या वो कभी टीचर्स की बात को सुनते ही नहीं हैं, इग्नोर करते हैं हमेशा, और अपना बेतुक्का, मतलब अपना जो सारी बकवास और जो होता है ना सारा बेतुक्का ज्ञान, वो सारा का सारा अपनी आंसर शीट में उड़ेल करके आ जाते हैं। तो वो काम ना करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो एंगल इज नेम्ड एज, अब ये किसका साइन है, ये ऐसे तिकोना सा जो हमने बनाया है ये साइन है एंगल का। तो एंगल का नाम हमने किया, नाम तो हमें रखना पड़ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, इट इज़ डिनोटेड बाय, वो हम क्यों कर रहे हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब बच्चे, लेकिन हमने स्पेसिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को बुलाना है तो हम क्या करते हैं,
तो हम ये कहते हैं ना कि हाँ उनका नाम लेते हैं। तो अगर हम भी इसी तरह से एंगल्स का नाम रख दें तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बने हुए एंगल्स में से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक साथ कई सारे एंगल हैं और हमने उनके नाम ही नहीं रखे, तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर की बात करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका नाम रखना पड़ेगा। बिना नाम के परेशानी होगी। अगर क्लास में सब बच्चों के नाम ना होते तो हमें भी तुम्हें पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर उसका नामकरण नोमेनक्लेचर हमने कैसे किया, पहले हमने एंगल का निशान बनाया और हमने एक ही सिंगल कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया, एक का ही इस्तेमाल किया। अब ये कहोगे ए का इस्तेमाल क्यों किया, बी और सी का क्यों नहीं किया? क्यों? बी और सी क्या है? बी और सी कॉर्नर्स हैं, दे आर कॉर्नर्स, वो कॉर्नर्स पर हैं। हमें किसकी ज़रूरत है? सिंगल कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो कौन सा लिया हमने? चूज हमने ए को ही किया क्योंकि मिडल में, सेंटर में वही है। या तो हम ऐसा नाम रख लें, ठीक है, या फिर हमने कितने अक्षरों का इस्तेमाल करना है? तीनों का। लेकिन तब भी हमें ध्यान क्या रखना है? ए मस्ट बी इन सेंटर। या तो हम नाम रख लेंगे BAC या हम नाम रखेंगे एंगल CAB। इन दोनों कंडीशंस में ध्यान देने वाली बात है कि ए हमेशा सेंटर में रहा है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और आर्म ले लूँ, इस तरह से मैं एक और आर्म ले लूँ और ये हो गया हमारा D, तब हमारे कितने एंगल्स बनते हैं? इन दिस केस 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3। अब बच्चे कहेंगे 3 नहीं बन रहे मैम, 2 ही बन रहे हैं। नहीं, 3 बन रहे हैं। एक तो कौन सा बन रहा है? एक तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ओके। कौन कौन सी आर्म से? AD एंड AB। एक ये एंगल बन रहा है, ये वाला। इसकी कौन कौन सी आर्म है? AD, इसे AD कह ले या DA कह ले, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AD एंड AC। और लास्ट वाला जो हमारा ये वाला हो गया, 2 आर्म कौन सी हैं? AC एंड AB। तो तीनों एंगल्स के नोमेनक्लेचर हर बच्चे को आने चाहिए। अब जब एक सिंगल एंगल बन रहा है, देखो एक चीज़ और है, एक सिंगल एंगल बन रहा है, जब तक सिंगल एंगल बन रहा था तब तक हमने उसका नाम कैसे रख दिया? तब तक हम उसे सिंगल एक ही अक्षर से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल बनने लगे तब हमारा काम एक अक्षर से नहीं चलेगा। इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। तब हमें इस तरह की नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल अभी दे देती हूँ, देखो कैसे। अगर मैं अब इस कंडीशन में कहूँ एंगल ए, तो कौन सा है एंगल ए? एंगल पर ए पर तो 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो ये पूरा बड़ा वाला भी ए पर बन रहा है, एक ये वाला भी ए पर बन रहा है, एक ये वाला भी। तो उस कंडीशन में हमें कितने अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 3। हम कैसे कहेंगे? एंगल DAB बड़ा एंगल, एंगल DAC ये वाला एंगल, और एंगल CAB ये नीचे वाला एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो तीनों एंगल को नोमेनक्लेचर कर दिया। तो ये नोमेनक्लेचर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने उस पर फोकस कर लिया, ठीक है। अच्छा, फॉर मैंने आगे लिखा भी हुआ, फॉर लाइन 2 कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। लाइन के लिए हमारे पास 2 कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे, और एंगल के लिए या तो सिंगल इस्तेमाल होगा या 3 कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होगा। कीप ऑलवेज दिस थिंग इन माइंड। नाउ आगे आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पर देखोगे मैंने 2 लाइंस बनाई हुई हैं। अब कई बच्चे कहेंगे 4 है, नहीं, हमने 2 लाइंस बनाई हुई हैं। एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। इस लाइन का नाम हमने रख दिया है स्मॉल l, और इस वाली लाइन का नाम रख दिया हमने स्मॉल m। 2 लाइंस हैं, मैंने इस बार स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया है
बजाय उन्हें ए बी सी डी नाम देने के। अगर इस लाइन को हम कैपिटल लेटर से नाम देते तो क्या देते, ए बी, तब हमें 2 अक्षरों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमने एक सिंगल स्मॉल अल्फ़ाबेट से काम चला लिया है। तो लाइन एल एंड एम, देखो वी हैव यूज्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, लाइन एल एम एन क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, ओ पर कर रही है ना क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो हमारे 4 एंगल्स बने, कुल हमारे 4 एंगल्स, अलग अलग 4 एंगल्स बन रहे हैं। उन 4 एंगल्स को हमने नाम क्या क्या दे दिए। अब इस बार हम ना गिनतियों का प्रयोग कर रहे हैं। वी आर यूजिंग काउंटिंग फॉर टू डिनोट द एंगल्स। एंगल्स को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, 4 एंगल बने। और मैंने ना एक चीज़ ये लिखी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ले लिए हैं हमने। ये वाले जो एंगल्स लिए हैं ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए। एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हमारे एंगल तो ऐसे बढ़ रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये खाली एक स्पेसिफाई करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई खास पर्पस नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब उस पर आते हैं। कुल मिला के 4 एंगल बन रहे हैं। अब इनमें से हमने क्या लिया है, एंगल 1 और 3 हमने जोड़े ले लिए, ध्यान, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है। एंगल 1 और 3 आर द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। इससे सामना ना अब पूरी 9th में होता रहेगा, पूरी 10th में, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इससे अब रिश्ता बना लें, अब हम इसे अपना सगा संबंधी बना लें, हम इससे रिश्ता जोड़ लें, इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लें। कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एक बात और बड़ी अच्छी और मज़ेदार बात बताऊं, जैसे जूता, जूते का क्या होता है, हमेशा जोड़ा होता है। अब हम जब जूता पहनते हैं तो क्या हम मार्केट में लेने जाते हैं तो क्या हम वहाँ ये कहते हैं कि एक ही दे दो, या जब हम देखते हैं तो हम दोनों पैरों के लिए लेते हैं, ठीक है। हम स्लीपर्स लेते हैं, दोनों पैरों के लिए लेते हैं। हम कान के लिए अगर इयर रिंग्स लेते हैं तो हम दोनों के लिए लेते हैं। तो और कैसे होने चाहिए वो, जैसे जूता भी लेते हैं तो दोनों पैरों का छोटा बड़ा लेते हैं, सेम साइज लेते हैं ना, इक्वल साइज का। तो ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हमारे जूते के जोड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी किस में होते हैं, जस्ट लाइक शूज, ये भी पेयर में होते हैं। अब इनका पेयर किस किस का किसके साथ बनेगा, 1 का बनेगा 3 के साथ, क्रॉस में, क्रॉस, ओके। 1 का बनेगा 3 के साथ में और 2 का बनेगा 4 के साथ में। तो कौन से हैं 2 पेयर, यहाँ पर कुल एंगल कितने थे, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ, इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब 2 लाइंस क्रॉस करती है तो कुल मिला के 4 एंगल बनते हैं, लेकिन एक का जोड़ा जो है वो 3 के साथ होगा और 2 का जोड़ा किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। और ये जोड़े कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे, म्यूचुअली इक्वल होंगे। इट मीन्स के एंगल, it means angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4। और ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, these are, स्पेसिफाई करें, these are वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मीन्स कि अगर, और इसे हम सवालों में इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये किस लिए बात बताई जा रही है, ये प्रॉपर्टी है, ये एक खासियत है। किसकी खासियत है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। मीन्स जहाँ पर भी एक्स आ जाए, ये एक्स अक्षर के जैसा है, एक्स अक्षर आ जाए वहाँ कुल 4 एंगल बनेंगे। और कितने पेयर, कितने बनेंगे उनके, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी पढ़ रखा, वैसे ये सारा जितना कुछ भी मैं बता रही हूँ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, लेकिन एक बार फिर बता दे रही हूँ ताकि अगर किसी ने नहीं सीरियसली पढ़ा, भूल गए, स्किप कर दिया, तो अब हमें याद रखना जरूरी है। अब हमारा, अब देखो पिछली क्लासेस में काम चल गया, अब नहीं चलेगा। लीनियर पेयर, अब ये लास्ट टॉपिक बचा है। 2 एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट किसे कहते हैं, मैं एडजेसेंट की परिभाषा दे देती हूँ। जैसे एक लाइन में मकान होते हैं, तो मकान कैसे होते हैं,
एक उससे सटा हुआ दूसरा मकान, उससे सटा हुआ तीसरा मकान, उससे सटा हुआ चौथा मकान, जो एक सटे हुए होते हैं ना, मिले हुए होते हैं। तो देखो यहाँ पर भी तुम देखोगे दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एंगल 1 एंड 2 बन रहे हैं। एंगल 1 एंड 2 बन रहे हैं, दोनों सटे हुए हैं ना, जैसे जहां इसकी बाउंड्री खत्म हुई, देखो 1 कहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है, और जहां जैसे ही 1 खत्म हुआ एंगल कौन सा स्टार्ट हो गया, एंगल 2 स्टार्ट हो गया। तो दोनों की बाउंड्री जो है, बोथ आर सेपरेटेड बाय ए बाउंड्री, और वो बाउंड्री किसकी फॉर्म में, एक रे की फॉर्म में। यहाँ दीवार जो है, ये दीवार है इन दोनों के बीच की दीवार, तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल ये भी हैं, मैं ये बना देती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2, ये भी एडजेसेंट एंगल है। क्यों, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, और दोनों के बीच की दीवार ये रही, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, और ये है। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का सम, इन दोनों का योग, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो कौन सा पेयर बनेगा लीनियर पेयर, द सम ऑफ एंगल्स हुज the pair of angles whose sum is 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यहाँ पर भी क्या हमने क्रॉस वाली लाइंस में क्या हमने प्लस किया था, नहीं, इसे हमने किससे कर दिया था परिभाषित, जो हमने इसको स्पेसिफाई किससे करता है, एक जूते के जोड़े की तरह समझो बेटा, कि जैसे जूते का जोड़ा होता है, एक जूता दूसरे जूते के एकदम बराबर होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, 2 जोड़े हैं, और वो कौन कौन से जोड़े हैं, यानी 1 वाला जूता, जैसे जूते समझ लो, इसका किसके साथ है, 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। ये 1 का 2 के साथ क्या हो सकता है, एक बार बता सकते हो देख करके कि 1 और 2 में क्या रिश्ता है। 1 और 3 तो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। अब क्या ये बता सकते हो, अब इस स्टेज में 1 और 2 के बीच में क्या रिश्ता है, एंगल 1 और 2 के बीच में भी एक रिश्ता है, इसी तरह एंगल 2 और 3 के बीच में भी एक रिश्ता है, 3 और 4 के बीच में भी एक रिश्ता है, 4 और 1 के बीच में भी एक रिश्ता है। वो रिश्ता तुम्हें पहचानना है और वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। 2-3 बच्चे ही लिखते हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ या ये समझूँ कि वो 2-3 बच्चे ही वीडियो ठीक से देखते हैं, उन्हें ही पर्पस समझ में आता है, और बाकी जो है वो तो जस्ट यूं ही टाइम पास के लिए वीडियो को या तो शायद पूरा देखते भी नहीं है, और समझना तो खैर बहुत बड़ी बात है न। अब हम इस टॉपिक, देखो मैंने आज 2 इम्पॉर्टेंट एंगल्स बताए हैं, एक हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए और दूसरे हो गए हमारे लीनियर पेयर भी समझ में आ गया होगा। यदि 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर। इन्हें क्या कहेंगे, ये एडजेसेंट तो हैं, लीनियर नहीं है, ये दोनों ही हैं, ये एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी है। क्यों है लीनियर पेयर, सम इज 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस, नीचे मैंने पैरेलल लाइंस एक बार पैरेलल लाइंस बता दी हैं। 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है ब्रैकेट में, इसे ध्यान से देख लें, आगे हम फ्रिक्वेंटली इसे इस्तेमाल करेंगे। मैं पैरेलल पूरा लिखने की बजाय इस तरह से 2 लाइंस का ऐसे आइकन बना दूंगी। इफ दे आर एट अ सेम डिस्टेंस, अगर कोई लाइंस 2 या 2 से ज्यादा लाइंस अगर सेम गैप पर है, उनमें वो अंतर बना रहता है। जैसे कॉपी की देखो ये लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस, सभी लाइंस कैसी हैं, ये दीज आर ऑल पैरेलल लाइंस, इनमें गैप कम नहीं हो रहा है। दे कैन नेवर मीट ऑन एक्सटेंशन, यदि इन्हें आगे कितना मर्जी बढ़ा लो, कितना मर्जी और आगे तक भी लेकर जाएं, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो जो आपस में नहीं मिलती हैं कभी, वो होती हैं पैरेलल लाइन,
और जो आपस में मिल जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। रिमेंबर माय क्वेश्चन, वीडियो के एंड में आपको जब भी वीडियो देख लोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि 1 और 3 दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 and 4 are vertical opposite angle and angle 2 is equal to angle 4. Now what is the relation between angle 1 and angle 2? क्या angle 1 और 2 के बीच में कोई रिश्ता है? The relation between 2 and angle 2 and angle 3, the relation between angle 3 and angle 4, क्या क्या रिश्ता है? You have to specify that और comment section में ज़रूर लिखना है या मुझे पर्सनल रिप्लाई कर दे मेरे व्हाट्सएप पर। तो ये वीडियो यही ख़त्म कर रहे हैं।